हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप आप सब बढ़िया होगे। क्लास 10th का एग्ज़ाम, साइंस का एग्ज़ाम बहुत कम टाइम बचा है, आने वाला है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी किस तरह की तैयारी रही है, किस तरह का आपने स्कोर करा है इन द प्री बोर्ड एग्जाम्स। बट हाँ, एक चीज़ तो मैं श्योर करता हूँ, जितने भी आपके मार्क्स प्री बोर्ड में आए होंगे, अगर थोड़े बहुत कम भी आए हैं, यू डोंट नीड टू वरी। बस तैयारी पे जोर रखो, आपके मार्क्स डेफिनेटली फाइनल एग्जाम्स में इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज प्री बोर्ड्स में एक तो जो डिफ़िकल्टी लेवल है बहुत ज़्यादा रखा जाता है एंड ऑब्वियसली जो मार्किंग है वो भी स्ट्रिक्ट रखी जाती है, सो दैट ऐसा ना हो कि जो स्टूडेंट्स है वो पहले ही हवा में उड़ने लगे। राइट, हवा में उड़ने लगेगा मतलब पहले ही ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हाँ हमें तो सब कुछ आता है। तो इस रीज़न की वजह से थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मार्किंग वगैरह की जाती है। ठीक है, बट आई नो कि आप सब बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हो। बट आई नो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी तैयारी अभी भी बहुत बढ़िया लेवल की नहीं है, प्री बोर्ड में भी हो सकता है आपने बहुत बढ़िया स्कोर नहीं किया। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प, आई नो, बिकॉज इस वीडियो में हम सिर्फ एंड सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं एज द नेम सजेस्ट, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ये वो टॉपिक्स हैं जो किसी भी हाल में आपको स्किप नहीं करने, एंड इन टॉपिक्स को करने के बाद बहुत आराम से आप एक डिसेंट स्कोर अचीव कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट बनता है दैट इज दीज 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन में एक दो जो रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए डेफिनेटली, दैट इज मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना, जिसमें मैग्नीशियम को बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और एक ये वाली रिएक्शन आप याद रख लेना, क्विक लाइम को जब आप वाटर में मिक्स करते हो तो आपके पास स्लेक्ट लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और हाँ यहाँ पे हीट भी इवॉल्व होती है। तो इस रिएक्शन को याद रखने का फायदा, एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल हो गई, सेकेंडली हीट बिकॉज यहाँ पे निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की भी एग्जांपल हो गई। ठीक है, इस तरह से हर एक रिएक्शन की एटलीस्ट आपको दो दो एग्जाम्पल तो डेफिनेटली याद होनी ही चाहिए। ठीक है, हर हाल में। डिकम्पोजिशन में क्या आप याद रख सकते हो? अच्छा देखो, डिकम्पोजिशन अब 3 अलग अलग तरह की हो सकती है। डिकम्पोजिशन आप एक तो हीट को यूज़ करके करते हो, एक आप डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके करते हो, सेकेंडली एक होती है सनलाइट को यूज़ करके। अब इन तीनों की भी अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वाला केस सबसे आसान है, बिकॉज जनरली सेइंग एक ही मेन एग्जांपल बनती है इसकी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सनलाइट वाले में भी कुछ एक एग्जांपल्स ही हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की। बट जो ये हीट वाला केस है, जिसको और क्या बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इसकी 2-3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इनको ज़रा देख लेते हैं। हीट के केस में एक तो ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, FeSO4। आपने फेरस सल्फेट को हीट करा, जिसका कलर कैसा रहता है, ग्रीन इन कलर, है ना, और इसको हीट करने पे ये डिकम्पोज होकर 3 अलग अलग चीज़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है। एक तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, साथ में 2 गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो आप देख ही रहे हो, एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके हमने 3 चीज़ों में इसको कन्वर्ट कर दिया, दैट्स व्हाई दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन होता है, इसको आपने हीट करा और ये भी ब्रेक डाउन होके एक तो क्विक लाइम बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। ये वाली रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के अलावा एक एग्जांपल और है, दैट इज़ लेड नाइट्रेट, PbNO3(2). एंड यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि इसको जब आप ब्रेक डाउन करते हो 3 अलग अलग पार्ट्स में ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज़ द लेड ऑक्साइड, साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, और इस रिएक्शन की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके कलर्स आपको पता होने चाहिए। जो ये लेड ऑक्साइड है, दिस इज़ येलो इन कलर। दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ये गैस है, इसके फ्यूम्स होते हैं रेडिश ब्राउन इन कलर, राइट, रेडिश ब्राउन इन कलर। एंड ऑक्सीजन, दिस इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस गैस। जो अगला तरीका है डिकम्पोजिशन का, दैट इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल बनती है दैट इज वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर जो आप इलेक्ट्रोलिसिस की करते हो तो एक तो हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। इसको बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 1 कर दो। ठीक है, इस 2 का मतलब क्या है, 2 मोल्स वाटर को अगर आप इस तरह से ब्रेक डाउन करते हो यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस तो 2 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और 1 मोल प्रोड्यूस होगा किसका,
ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। तो आप रेशियो यहाँ से देख पा रहे हो इन दोनों की क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसकी रेशियो 2:1 रहती है। दिस इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन गैस, एंड दिस रेशियो इज रेशियो बाय वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम की रेशियो है ये। हाइड्रोजन डबल प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। अगर एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे इस तरह से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इज यूजिंग सनलाइट, जिसको फोटो डिकम्पोजिशन भी आप बोल देते हो। इसकी दो ही एग्जांपल्स हैं मेनली, AgCl, यहाँ पे इसको आपने सनलाइट में रखा तो ये ब्रेक डाउन होके सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस बना देता है। एंड सेम बिल्कुल इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड का काम है, सनलाइट में इसको रखो, ठीक है, सिल्वर मेटल एंड साथ में ब्रोमीन गैस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है दैट इज दिस वन, आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, और आपके पास ये FeSO4 बनेगा और देखो कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज जो आयरन है दिस इज मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। दैट्स वाई इसने यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से अलग करके देखो यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुका है यहाँ पे कॉपर। तो ये वाली रिएक्शन तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। वैसे बहुत सारी एग्जांपल जिसकी बनती हैं, अगर बहुत डिटेल में जाएं तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वहाँ से आपको आइडिया लगता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। अगर याद कर सकते हो देन बहुत बढ़िया, नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट जो ये रिएक्शन है ये तो हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर पूछता है कि ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड क्यों हो रही है तो आपको बताना चाहिए कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर के कंपैरिजन में, इस वजह से इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे FeSO4 बना दिया, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल बनती है दैट इज आई गेस सोडियम सल्फेट वाली, सोडियम सल्फेट साथ में बेरियम क्लोराइड, आप इसमें इनको रिएक्ट करवाओ तो आपके पास एक तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाता है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट जो है ये भी वाटर सॉल्युबल है, बेरियम क्लोराइड भी वाटर सॉल्युबल है, सोडियम क्लोराइड भी वाटर सॉल्युबल है, इस वजह से AQ लिख रहे हैं एक्विस, बट बेरियम सल्फेट ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, इसको हम सॉलिड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब इसको याद करने का बेनिफिट, एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी एग्जांपल है, सेकेंडली बिकॉज ये वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो ये प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। तो अगर आपसे पूछता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जांपल तब भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक और रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है डबल डिस्प्लेसमेंट की, वो भी आप याद रख सकते हो इफ़ यू वांट, दैट इज़ जिसमें लेड आयोडाइड बनता है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे लेड नाइट्रेट से PbNO3 और इसको रिएक्ट करवाते हैं हम पोटाशियम आयोडाइड के साथ। अब यहाँ पे अगेन दिस इज वाटर सॉल्युबल, दिस इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, एक्विस सॉल्यूशन हमने इन दोनों का बनाया, आपस में इनको रिएक्ट करवाया तो एक तो आपके पास बना पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, ये भी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन साथ में आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड PbI2, और ये सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, मतलब अगेन यहाँ पे भी इसके प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। तो इसको भी आप याद कर सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी इसको लिख सकते हो और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी इसको आप लिख सकते हो। इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है इसका कलर बहुत बढ़िया होता है इसका कलर रहता है ब्राइट येलो इन कलर, ठीक है। सारे प्रेसिपिटेट्स वाइट नहीं होते ना, फॉर एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट है, ये प्रेसिपिटेट है, दिस इज वाइट इन कलर, बट जो ये प्रेसिपिटेट है ये ब्राइट येलो कलर का है, दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगला जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्टली डेफिनेशंस को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनका बिल्कुल उल्टा कर दो एंड यू विल गेट द रिडक्शन दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सीधा एग्जांपल्स पे चलते हैं, देखते हैं। मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल इसकी बनती है दैट इज कॉपर को आपने हीट करा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसकी ऑक्सीडेशन ही तो कर रहे हो आप, ठीक है। आप इसको हीट कर रहे हो, हीट का सिंबल ये रहता है ट्रायंगल। कॉपर से स्टार्ट करा, देखो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास एक कॉपर का एक ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म कर देगा, ठीक है। दिस इज कॉपर 2 ऑक्साइड, पूरा नाम ही यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कलर इसका ब्राउन होता है, कॉपर के ऑक्साइड का जो कलर है कॉपर 2 ऑक्साइड का दैट इज ब्लैक इन कलर। दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो देखो स्टार्टिंग में इसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ी थी बट अब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो ऑक्सीडेशन पूछे तो ये रिएक्शन आपको वहाँ पे लिख देनी है। अगर आपसे पूछ लेता है रिडक्शन तो आपने इसका उल्टा कर देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इसके ऊपर हाइड्रोजन को पास करवा देना है,
इस तरह से, ठीक है। फर्दर आपको इसको हीट करना है और आपके पास क्या मिल जाएगा, कॉपर और साथ में H2O। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली दिस इज रिडक्शन। देखो कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अगर आपको रिडक्शन रिएक्शन पूछे तो इस रिएक्शन को आप लिख देना। कभी कभार दोनों को कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन पूछ लेते हैं, जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ये जो रिएक्शन है दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज देखो रिडक्शन तो इसमें हो ही रही है, साथ में हाइड्रोजन की इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडेशन तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन। दैट्स व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज अ समरी ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम द चैप्टर 1 एंड ये सभी रिएक्शंस आपको बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए। दिस इज द मिनिमम विच यू शुड नो फ्रॉम दिस चैप्टर। अच्छा, ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगेन आसान तो है बट लेंथी बहुत है, टॉपिक्स इसमें बहुत सारे बनते हैं। अगर इंपॉर्टेंट को भी हम देखने जाएंगे तो भी बहुत कुछ इसमें से आ जाने वाला है। लेट्स सी, पहला तो ये इंडिकेटर्स, ये एक टेबल मैंने इसको दे रखा है, भरा भरा है, ठीक है। इसको आपको याद होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर किस तरह के मीडियम में कौन सा कलर देता है। फिर एसिड और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो ये तो वही एग्जांपल है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहा था। यहाँ पे एडिशनली उसको क्या करा, एक सोप सॉल्यूशन में से पास करवा दिया, सो दैट हम टेस्ट कर पाएँ कि वो एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस ही है या कुछ और है। जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन को देखो यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सोप सॉल्यूशन में से पास करवा रहे हैं, यहाँ पे बबल्स उसके बन रहे हैं, और जैसे एक कैंडल को आप उसके पास लेके जाओगे ये बबल्स फूटने वाले हैं विद अ पॉप साउंड, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ वो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है एक्चुअल में। देन एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऐसा कर देंगे, खासतौर पे वो जो मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना, वो तो ये रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। बट व्हाट अबाउट बेसिस के साथ, क्या सारे जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं? द आंसर इज नो। पहली बात, सभी मेटल्स रिएक्ट करेंगे बेस के साथ ऐसा ज़रूरी ही नहीं है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं, दैट इज़ एक तो जिंक है और एक एल्यूमिनियम है, राइट। और भी बहुत सारे हो सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, जिंक एंड एल्यूमिनियम। दैट्स वाई इनको एम्फोटेरिक नेचर का बोला जाता है, ठीक है, बिकॉज ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। एग्जाम्पल आपको देखो ये दे रखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और जिंक एक मेटल है, आपस में रिएक्ट करके बनेगा यहाँ पर भी वही चीज़, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दिस इज हाइड्रोजन एंड ये वाला यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, पूछी जाती है, ठीक है। जैसा हमने देखा कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है तो इसको अपवर्ड पॉइंटिंग एरो से शो कर देते हैं। बट अगर मैं जिंक और नाइट्रिक एसिड, राइट, जिंक को कुछ ऐसे लिख देते हैं Zn और नाइट्रिक एसिड HNO3, इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाता हूँ, क्या तब भी मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती नजर आएगी? द आंसर इज नो। इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, बिकॉज जस्ट आपको रीजन याद रखना है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट्स इक्वेशन। रीजन क्या है, नाइट्रिक जो एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज कर देता है, ये मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीजन दे देगा और यहाँ पे वाटर फॉर्म कर देगा ठीक है। दैट्स वाई इस रिएक्शन में और भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं, बट मेन थिंग इज दिस कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे वाटर प्रोड्यूस होता है। उसका रीज़न याद रख लेना, बिकॉज जो ये नाइट्रिक एसिड है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, इसकी भी एक्सेप्शंस हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तब ऐसा नहीं होता है, तब वाटर नहीं बनता है, तब हाइड्रोजन गैस ही यहाँ पे इवॉल्व होती है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस विच यू मस्ट रिमेंबर। उसके बाद देखो रिएक्शंस बहुत सारी हैं इसमें। मेटल कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आपको आइडिया है तो बेसिकली यहाँ पे भी वही हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे HCl एक सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का है, आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ये देखो NaCl सॉल्ट है, H2O वाटर है, एडिशनली बस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, दिस यू मस्ट रिमेंबर। एसिड एंड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो गई, यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, बहुत बेसिक
दिस इज समथिंग विच एवरी स्टूडेंट मस्ट नो. सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बना रहे हैं. ठीक है, आसान भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड. मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो यहाँ पे भी वही है, बेस एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा. देखो मेनली अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन का आइडिया है ना तो बहुत सारी रिएक्शंस में इनडायरेक्टली इसी चीज़ को आप यूज़ कर रहे होते हो. यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन ही हो रही है, यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन ही हो रही है. ठीक है, तो एक रिएक्शन को आप प्रॉपरली समझो, बाकी सारा आपका काम लगभग हो जाने वाला है. ठीक है, देन अगर यहाँ से बात करते हैं एसिड एंड बेसिस के बारे में, तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो एसिड्स होते हैं जब उनको वाटर में आप डालते हो तो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, और जो बेसिस होते हैं उनको जब आप वाटर में डालते हो तो हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाते हैं. तभी जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो बिजली को कंडक्ट नहीं करता, वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है. बट अगर आपने उसको एसिड या बेस में डिजोल्व कर दिया, या ऐसा बोलो वाटर में थोड़ा सा एसिड या वाटर में थोड़ा सा बेस डाल दिया, ठीक है, तो जो वाटर है वो अच्छा कंडक्टर बन जाता है, बिकॉज उसमें ये आयन्स बन जाते हैं. ठीक है, दैट इज़ द रीज़न. देन एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम वाटर में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर डालते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों? तो उसका आंसर ये लिखा हुआ है, दैट एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू द वाटर, बिकॉज देखो अगर वाटर को आप ऐड कर दोगे एकदम से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में तो बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे जनरेट होती है, तो जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट कर सकता है, आपको बर्न्स वगैरह हो सकते हैं, राइट? जो ग्लास का कंटेनर है वो टूट भी सकता है इतनी ज़्यादा हीट की प्रोडक्शन से. सो दैट्स वाई वाटर में धीरे धीरे करके ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम क्या करते हैं, एसिड को डालते जाते हैं और साथ में स्टर करते जाते हैं, बिकॉज जो वाटर है वो काफ़ी अच्छा एक एब्जॉर्बर है हीट का, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा. सो दैट्स वाई आपको एसिड में वाटर नहीं डालना, वाटर में एसिड डालना है, वो भी ड्रॉप वाइज ड्रॉप एंड विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग. जो ये पीएच स्केल वाला पार्ट है ये भी डेफिनेटली ज़रूर याद रख लेना कि एक पीएच स्केल है 0 से लेकर 14 तक का, जिसमें जो 7 पीएच होता है वो न्यूट्रल को शो करता है. अगर किसी चीज़ का पीएच 7 से कम है तो इसका मतलब है वो एसिडिक नेचर का है. अगर किसी चीज़ का जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा है, 8, 9, 10 सिमिलरली 14 तक है, तो वो बेसिक नेचर का रहेगा. ठीक है, उसके बाद जो ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेस वाला पार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर भी. ये जो लिस्ट है इसको थोड़ा सा माइंड में रख लेना कि कौन से एसिड्स या बेसिस स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से एसिड्स या बेसिस वीक नेचर के हैं. ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट याद करने वाला पार्ट है, याद कर लेना, बहुत आसान पार्ट है, लगभग हर बच्चा इसको याद कर सकता है. इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच. इसमें ऐसा है कि छोटी से छोटी चीज़ में भी क्वेश्चन छुपा हुआ है, चाहे वो 1 मार्क का हो या 2 मार्क का हो. ठीक है, छोटी से छोटी चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन द एवरीडे लाइफ. हर एक जो हेडिंग है ना इसमें से, उसमें कितने कितने 2-2, 3-3 क्वेश्चंस निकल आएंगे, जैसे इतने पार्ट में. ठीक है, 2-2, 3-3 क्वेश्चंस निकल सकते हैं. अगेन दिस पार्ट, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, सारी हेडिंग्स बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है. ठीक, स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं जो ये एंट स्टिंग वाला पार्ट होता है, कि अगर हमें एंट स्टिंग कर देती है तो बेकिंग सोडा को लगाने से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, बिकॉज जो एंट का स्टिंग है उसमें एक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, और जो बेकिंग सोडा है वो बेसिक नेचर का है, तो उसको लगाने से एसिड जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है अप टू सर्टन एक्सटेंट, एंड हमें जो पेन है या जो इरिटेशन हो रही है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है. द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस पार्ट, केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट से 2-3 चीज़ें हैं जो आप बना सकते हो, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस. आपको करना क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करनी होती है ब्राइन सॉल्यूशन की. अभी ब्राइन किस चीज़ को बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक्विस सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है. सॉल्ट एंड वाटर को आपने मिक्स कर रखा है, अच्छे से उसको डिजोल्व कर दिया, एंड दैट इज द ब्राइन सॉल्यूशन. उसमें से आपने देखो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा, एंड आपके पास ये 3 चीज़ें मिल रही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड द हाइड्रोजन गैस. अब इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है ना. इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस. क्लोर क्यों, बिकॉज इसमें क्लोरीन गैस बन रही है, और एल्कली क्यों, बिकॉज इसमें एक एल्कली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रोड्यूस हो रहा है. देखो दिस इज एल्कली, दिस इज क्लोरीन, इस वजह से इसे क्लोर एल्कली बोला जाता है, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इनके यूजेस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं. क्लोरीन के यूजेस क्या हैं ये याद कर लेने हैं, हाइड्रोजन के यूजेस क्या हैं ये याद कर लेना, सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या हैं ये याद कर लेना. अक्सर जो ये चीज़ें हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको डीग्रीजिंग मेटल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, या सोप एंड डिटर्जेंट पेपर मेकिंग में यूज़ किया जाता है. ठीक है,
ये चीज़ बहुत बार डायरेक्टली तौर पे पूछी जा चुकी है, डायरेक्टली यहाँ से, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन इसके बाद जो ये जितने हेडिंग्स दे रखे हैं, देखो ब्लीचिंग पाउडर, वी हैव बेकिंग सोडा, वी हैव वॉशिंग सोडा, है ना। एक तो इनकी जो प्रेपरेशन है, किस तरह से इनको बनाया जाता है, ये जो इक्वेशंस हैं ये आपको याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। सेकेंडली इनके यूजेस आपको याद रखने हैं, दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस दे रखे हैं, देन दीज आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एंड दीज आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। इनमें से भी कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जा रहा है ना। बेकिंग सोडा में अगर हम बात करते हैं तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज़ करते हैं। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको सोडा फायर एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। एंड वॉशिंग सोडा में अगर बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सो दिस इज वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट कम्स दिस पार्ट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको थोड़ा सा देखते हैं, लिख के बात कर लेते हैं। चलो कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट का कलर आपको पता है ब्लू इन कलर, बट वो इसका कलर है, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होता है। इसके साथ कुछ मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है। दिस इज ब्लू इन कलर, लेकिन अगर आप इसको हीट करोगे ना तो इसका कलर वाइट हो जाता है। वाइट बिकम्स वाइट बिकॉज तब इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है रिमूव हो जाता है और सिंपल CuSO4 मिल जाता है आपके पास। देखो ये चीज़ हट जाती है, ठीक है। अब इसको बोला जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब वाटर की एब्सेंस है अब इसके पास, जितना भी इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था आपने हटा दिया, ठीक है। दैट्स व्हाई इसका कलर अब कैसा हो गया, वाइट इन कलर हो गया। अच्छा बाय द वे, अगर दोबारा से इसमें आप वाटर ऐड कर दोगे तो ये दोबारा से इस चीज़ में भी चेंज हो जाएगा, दोबारा से इसका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देन उसके बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दैट इज कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट हाफ H2O। इसमें अगर आप वाटर डाल देते हो तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है बिकॉज उस टाइम पे ये CSO4 डॉट विद 2H2O बना देता है। देखो दिस इज जिप्सम, जिप्सम, ठीक है, दैट इज वेरी हार्ड। दिस वॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज POP। बाय द वे उल्टा भी कर सकते हैं, इस जिप्सम को अगर आप हीट करते हो CaSO4 डॉट 2H2O, इसको आपने हीट करा एट दिस मच टेम्परेचर, ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रिमूव कर देगा एंड आपके पास दोबारा से क्या मिल जाएगा, CaSO4 डॉट विद हाफ H2O एंड बाकी 3/2 H2O का पार्ट जो है ये रिमूव हो जाने वाला है। दोबारा से आपके पास यहाँ पे POP मिल चुका है फ्रॉम जिप्सम। जो ये थर्ड चैप्टर है मेटल्स नॉन मेटल्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कुछ स्टूडेंट्स को, स्पेशली इसका जो आखिर वाला पार्ट है, अक्रेंस ऑफ मेटल्स या जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट राइट। एंड इस वीडियो में हम इस एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं फॉर द सेम रीज़न, राइट। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो बहुत आसान पार्ट है, बहुत स्कोरिंग पार्ट भी है, वहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा आप आराम से इसको परफॉर्म कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको मेटल्स की पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करने को बोला जा सकता है बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, जो भी मेन पार्ट है, मैंने इस तरह से यहाँ पे टेबल में देखो आपको दे रखा है, इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए दोनों के बेसिस पे। अगर फिजिकल के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पूछ लेता है तो इस तरह से लिख देना, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने को बोलता है तो आपको इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दैट जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर जनरली सेइंग बेसिक नेचर का होता है, बट देर आर एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। बिकॉज जो एल्युमिनियम और जिंक हैं इनको हमने एक नेम दिया था, ये कौन से मेटल्स हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, इस वजह से इनके ऑक्साइड्स को भी हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल है, ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल है। एंड एम्फोटेरिक से हमारा क्या मतलब है कि इनका ना नेचर कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई स्पेसिफिक इनका नेचर नहीं है कि एसिडिक हैं या बेसिक हैं। एक्चुअल में लिटमस टेस्ट करोगे तो कोई भी रिजल्ट ये नहीं आपको देंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा शायद एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, शायद न्यूट्रल हो, पर ऐसा भी नहीं है। बहुत ही अजीब सा इनका बिहेवियर है, अगर एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा तो ये बेसिक नेचर शो कर देता है,
और सॉल्ट एंड वाटर बना देता है, दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है। लेकिन अगर इनको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये एसिडिक नेचर दिखाता है और तब भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इनका नेचर जो है छुपा रहता है एक तरह से, बट ये दोनों ही नेचर शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। और जनरली सेइंग एग्जांपल्स आपसे पूछी जाती हैं तो एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो दोनों नेचर्स को एग्जिबिट करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। इनकी जो एग्जांपल्स हैं याद रख लेना। और दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये देखो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर बना और यहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। कुछ वैसी ही रिएक्शन होगी अगर जिंक के केस में भी हम बात करें। देखो जिंक ऑक्साइड है, अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, वाटर को पहले ही यहाँ पे लिख दो एंड यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा सॉल्ट। सिमिलरली अगर जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो NaOH के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे भी वाटर फॉर्म होगा और साथ में सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनेगा जिसका फॉर्मूला होता है NaZnO2। ठीक है, Na2ZnO2 सॉरी, राइट, दिस इज इट्स फॉर्मूला। ये दोनों रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं एंड ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती हैं, यू मस्ट रिमेंबर दिस। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वी नो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं तो उसको बोला जाता है आयोनिक बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, आपस में इनमें आयोनिक बॉन्डिंग हो रही है बिकॉज एक कैटायन और एक एनायन रहता है इसमें, है ना, तभी इसको आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं बिकॉज इसमें आयन्स इन्वॉल्व हैं। तो ये डॉट स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है एंड द मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन जैसे बनते हैं बट एटलीस्ट ये दो तो ज़रूर आप याद कर लेना, सोडियम क्लोराइड वाला और मैग्नीशियम क्लोराइड वाला। अगर बहुत किसी को दिक्कत हो भी इनको समझने में, डू लेट मी नो, एक अलग से एक छोटी सी वीडियो भी मैं इनके ऊपर बना देने वाला हूँ, बट आई गेस ये आप कर लेने वाले हो, आसान पार्ट है ना। देन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स याद करने वाला पार्ट है। दीज आर सम प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेनी है कि इनका नेचर कैसा होता है। आमतौर पे सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करते हैं, बट ब्रिटल होते हैं, थोड़े से प्रेशर के साथ ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, राइट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं बिकॉज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनके बीच में, आयंस के बीच में। सॉल्युबिलिटी वाटर में आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं जनरली सेइंग। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो मोल्टन स्टेट में और एक्विस फॉर्म में ये क्या है, अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। बिकॉज चाहे इनको पिघला दो चाहे वाटर में डिजॉल्व कर दो, आपको आयंस देने वाले हैं और जब आयंस मिलेंगे तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो जैसा मैंने पहले बोला, अक्रेंस ऑफ मेटल या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला पार्ट मैं इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कुछ बच्चों को, तो चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो अगर बहुत डिफिकल्ट लगे तो। अदरवाइज अगर पढ़ना चाहते हो तो आपको लिंक इसका मिल जाएगा, मैंने डेडिकेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी इसकी बना रखी हैं, इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन आपको मिल जाएगा लिंक इसका, ठीक। तो ये देख लेना अपने अकॉर्डिंगली अगर करना है। हाँ, ये वाला पार्ट तो एटलीस्ट ज़रूर कर लेना जो ये थर्माइट रिएक्शन होती है, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो हर एक बच्चा कर ले, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। दिस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे हीट मिलती है और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि यहाँ पे जो ये आयरन प्रोड्यूस हो रहा है ये मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से इसको रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं ब्रोकन, उनको जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब उनको आपस में वेल्ड टुगेदर करने के लिए यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन को। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दिस वन। हो सकता है इस बार एग्जाम में आपको देखने को भी मिल जाए, अच्छे से आपको याद कर लेनी है ठीक है। देन दिस इज़ द लास्ट पार्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। कुछ वैसे ही है जो फर्स्ट चैप्टर में था। ये सारे मेथड्स आपको पढ़ लेने हैं, गैल्वेनाइजेशन, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, एलॉइंग, ठीक है। एंड वन इज़ दैट क्या बोला जाता है, एनोडाइजिंग, ठीक है। दीज आर ऑल मेथड्स टू प्रिवेंट द क्रोजन ऑफ अ मेटल, ठीक। देन जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये तो डिसेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। बॉन्डिंग इन द कार्बन, कैसी बॉन्ड्स ये बनाता है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्डिंग ये क्यों करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही कर सकता है, आयंस तो ये बनाता नहीं। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहता है। बाय द वे सेम क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ ये पूछा जाता है कई बार कि क्यों कार्बन आयोनिक बॉन्ड्स को नहीं बना सकता या क्यों सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। सो इस तरह से आपको वर्डिंग में इसको लिख देना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये आपको देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि क्यों ये आयंस या कैटायंस नहीं फॉर्म करता है, तो वही चीज़ है, ठीक। देन ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के,
दीज आर सम कॉमन वंस, बट पूछने को आपको कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल जो मिथेन है CH4, इसका आपको बोल सकते हैं. ठीक है, एक सल्फर वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसमें 8 एटम्स जुड़े रहते हैं, राइट, एक क्राउन की शेप में. दिस इज द डायग्राम विच आई एम टॉकिंग अबाउट. ये आपको बना लेना है. बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जा भी सकता है, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. देन एलोट्रॉप्स में से चांसेस थोड़े कम रहते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा बीच में से देख लेना कि जो डायमंड है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है. दिस इज 3 डायमेंशनल. जो ग्रेफाइट है उसकी स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल होती है. कंपैरिजन में ऑब्वियसली जो डायमंड है बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा रिजिड है एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट. बट ऑन द अदर हैंड जो डायमंड है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का. ग्रेफाइट ऑन द अदर हैंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. द थर्ड एलोट्रॉप इज बकमिस्टर फुलरीन. एक तरह से फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी. एक इस बॉल टाइप स्ट्रक्चर में 60 कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. ये सारी चीज़ें यहाँ से बनती हैं. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला किसी भी चीज़ की बन सकती हैं. एटलीस्ट जो इंटेक्स्ट हैं ये तो ज़रूर कर लेना. कार्बन डाइऑक्साइड का भी अच्छे से बना के देख लेना. एंड देन ये सल्फर वाली बात है जो मैंने पहले आपको बोला, राइट, जिसमें 8 एटम्स जुड़े रहते हैं. वाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स. एक तो इसकी वैलेंसी 4 है एंड सेकेंडली इसकी कैटनेशन पावर बहुत बढ़िया है. कैटनेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं ये आपको पता होनी चाहिए इस तरह से, राइट. कार्बन के ही और एटम्स के साथ जुड़ने की इसकी जो कैपेबिलिटी है दैट इज कैटनेशन. और समटाइम्स पूछ लेते हैं कि जो वैलेंसी है 4 क्या सिर्फ कार्बन की है. कार्बन के अलावा भी तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे सिलिकॉन है उसकी भी वैलेंसी 4 है. उसके तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स नहीं है जितने कार्बन के हैं. तो वहाँ पे आपको लिख देना है कि बिकॉज कार्बन का जो साइज़ छोटा है इसकी वजह से इसकी कैटनेशन पावर बहुत ज़्यादा है. सिलिकॉन की वैलेंसी चाहे 4 हो, बट जो ये वाला पॉइंट है कैटनेशन वाला उसके लिए इतना बढ़िया नहीं है. इतनी लंबी लंबी चेंज को नहीं बना सकता. देखो सिर्फ एट मैक्सिमम 7-8 एटम्स तक की इसकी चेंज होती हैं. उसके बाद ये अनस्टेबल सा हो जाता है, मतलब रिएक्टिव ज़्यादा होता है. ठीक है, तो वो आपको देखने को नहीं मिलता है. दैट्स वाई कार्बन के इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट इज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें जितने भी कार्बन के एटम्स हैं सभी में सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं. ऑन द अदर हैंड जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कौन से हैं, जिनमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो कुछ ऐसा, उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं. देखो 3 यहाँ पे लगा दिए बॉन्ड्स एंड यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया. दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. सिमिलरली अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगा दिए, ये किसकी एग्जाम्पल है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बिकॉज यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, राइट. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. इनको जब आप बर्न करते हो, अच्छा ये पूछी जा सकती है चीज़, तो कैसे आप इनको डिफ्रेंशिएट करोगे. देन दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन कि दोनों में से एक जो है वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है, बहुत स्मोकी फ्लेम होती है, जो दूसरा है वो क्लीन फ्लेम आपको देगा. तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ है, राइट. देन नेक्स्ट इज दिस नेमिंग. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. याद कर सकते हो तो कर ही लेना. ठीक है, मोस्टली बच्चों ने वैसे कर रखा होता है. ये वाला पार्ट ऐसा नहीं है कि इस टाइम तक भी आपने नहीं करा होगा, शायद ही कोई बच्चा ऐसा हुआ, राइट. इस तरह से आपको इसको याद रखना है कि अगर सिंगल कार्बन है तो मिथ से स्टार्ट होगा, 2 हैं तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेग्स. सिमिलरली 7 हो तो हेप्ट नेम हो जाता है, 8 हो तो ऑक्ट, 9 है तो NON नॉन, एंड 10 कार्बन के एटम्स हो तो डेक वर्ड से वो शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल हेक्सेन है, फिर हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन हो जाएगा अगर हम एल्केन्स की बात करते हैं. ठीक है, फिर यहाँ से ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द साइक्लोहेक्सेन एंड द बेंजीन. इनकी स्ट्रक्चर, इनका फॉर्मूला, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए. जो साइक्लोहेक्सेन है पहले इसको देख लेते हैं. एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ साइकिल, ये एक रिंग है. एंड हेक्सेन का मतलब है, हेक्स से आपको ये पता लग रहा है इसमें कितने कार्बन्स होंगे, 6 कार्बन्स विल बी देयर, राइट. तो आपने फर्स्टली क्या करना है, 6 कार्बन्स को कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन करना है. ओके, एक तरह का हेक्सागन बना देना है. फिर हर एक कार्बन के साथ आपने 2-2 हाइड्रोजन के एटम्स को अटैच कर देना है एंड यू विल गेट द साइक्लोहेक्सेन. दिस इज व्हाट द साइक्लोहेक्सेन लुक्स लाइक. हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं. तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, C6 एंड H12 बिकॉज डबल है, हर एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन अटैच हैं. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसको बोल हम साइक्लोहेक्सेन रहे हैं, ये एक एल्केन है, बट फॉर्मूला इसका जो है ये मैच नहीं कर रहा उसके जनरल फॉर्मूले से.
राइट जो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है, बिकॉज दैट इज CnH2n+2. दिस इज फॉर एल्केन्स. बट ध्यान रखना ये एक सिंपल एल्केन नहीं है, ये एक साइक्लो एल्केन है. एंड अगर हम बात करते हैं साइक्लो एल्केन्स की, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है? CnH2n रहता है. ठीक है, साइक्लिक जो कंपाउंड है और एक चेन जैसा कंपाउंड है, उन दोनों का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, सॉरी जो जनरल फॉर्मूला होगा, वो डिफरेंट रहेगा. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो साइक्लोहेक्सेन है C6H12. व्हाट अबाउट द बेंजीन? बेंजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इसमें भी देखो आपको एक रिंग जैसा कुछ देखने को मिल रहा है. इसमें भी 6 नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट रहेंगे, कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे. यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक फर्स्टली हेक्सागन बना देना. देन ऑल्टरनेटली इस तरह से आपने डबल बॉन्ड्स बनाने हैं. देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से, राइट. ऑल्टरनेट होगा ये. एंड देन देख रहे हो आप हर कार्बन के 3-3 बॉन्ड्स पूरे हैं, तो एक एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे अटैच हो जाने वाला है, लाइक दिस. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6 एंड H6. जितने कार्बन हैं उतने ही देख लो हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं. ठीक है, इसको बोला जाता है बेंजीन. उसके बाद होमोलोगस सीरीज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे कंपाउंड्स की सीरीज जिसमें आपस में क्या है, सिर्फ CH2 का फर्क हो. फॉर एग्जाम्पल पहले हमने करा मान लो CH4, उसका अगला मेंबर मैंने लिखा C2H6, उसके बाद लिखा C3H8, फिर उसके बाद लिखा C4H10. तो आप यहाँ पे अगर गौर करोगे दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का फर्क है. हाइड्रोजन यहाँ पे 4 लिखे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 लिखे हैं, और 2 हाइड्रोजन के एटम्स का डिफरेंस है. ऐसे ही है. सिमिलरली अगर इन दोनों में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ नजर आएगी. एक कार्बन का फर्क है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, सो CH2 का फर्क है. एंड सिमिलरली उसके अगले केस में भी आप देख रहे हो 3 से 4, तो एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स का डिफरेंस है. तो ऐसे जो मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स. मतलब ये जो मेंबर्स हैं ना, ये आपस में क्या एक फॉर्म कर रहे हैं? एक होमोलोगस सीरीज को फॉर्म कर रहे हैं. होमोलोगस सीरीज. एक तो अच्छा ये इसका करेक्टरिस्टिक है कि CH2 का फर्क होना चाहिए. इसके अलावा एक और चीज़ है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खासतौर पे अगर मैं बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं. अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो वो डेफिनेटली अलग हो सकती हैं, राइट. बिकॉज वो डिपेंड करता है इनके मॉलिकुलर मास के ऊपर, मॉलिकुलर वेट के ऊपर. तो वो तो ऑब्वियसली जैसे जैसे बढ़ेगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो वेरी कर सकती हैं. बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ विल रिमेन द सेम बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप. होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला भी सिमिलर होता है. फॉर एग्जांपल अगर इन चारों को आप आपस में देख लेते हो तो इनका जो जनरल फार्मूला है उसको आप ऐसे लिख सकते हो CnH2n+2. ऐसा क्यों? बिकॉज ये सारे एल्केन्स की ही एग्जाम्पल हैं. ये सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मैंने लिखे हैं, राइट. तो दिस मच यू मस्ट नो अबाउट द होमोलोगस सीरीज पार्ट. देन ये पार्ट अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया. डायग्राम्स बनाने को आते हैं बिकॉज कई बार जैसे इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर बनाओ, ब्रोमोबेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बनाओ. ठीक है, तो इफ़ यू कैन डू डेफिनेटली यू मस्ट रिमेंबर दीज. अदरवाइज एटलीस्ट ये बाकी क्वेश्चन हैं ये तो डेफिनेटली आपको याद करने ही करने हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, राइट. एंड नेमिंग कर सकते हो तो कर लेना, बढ़िया रहेगा. ठीक है. देन कम्स द रिएक्शंस. बहुत आसान है. रिएक्शंस में इतना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है. इसमें देखने में लगेगा कि बहुत सारी रिएक्शंस पहले कर चुके हैं, रिएक्शंस यहाँ भी आ गई, बट बहुत ही आसान यहाँ पे होने वाला है. कंबशन में मेन चीज़ बस याद रख लो कि कार्बन कंपाउंड्स को अगर आप बर्न करोगे तो हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी बिकॉज एक तरह के फ्यूल ही होते हैं ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं मीथेन की, इथेन की, तो इनको आप फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हो, है ना. तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. देखो यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी बनेगी. अगर हाइयर कोई उसका मेंबर है तो वहाँ पे वाटर भी देखो आपको देखने को मिल रहा है. फर्स्ट केस में सिर्फ नहीं है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन थी नहीं, इस वजह से यहाँ पे वाटर नहीं बना. अदरवाइज यहाँ पे बिकॉज H है तो वाटर भी बन रहा है. यहाँ भी आप देख रहे हो हाइड्रोजन बिकॉज प्रेजेंट है तो वाटर भी बन रहा है. ठीक है, तो दैट इज़ द कंबशन. ये जो डिफरेंस मैंने पहले बोला था वो दोबारा से देखो आ गया कि सैचुरेटेड वाले क्लीन फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, अनसैचुरेटेड वाले एक सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं. स्मोक भी उनका थोड़ा सा येलो कलर का रहेगा. नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दिस
यू माइट स्किप अगर थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो। एडिशन रिएक्शन आसान है, ये ज़रूर कर लेना, है भी ये इंपॉर्टेंट है, राइट। एडिशन रिएक्शन में आप क्या करते हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर रहे हो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और बहुत बार इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताओ एडिशन रिएक्शन क्या है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में आप क्या करते हो, जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको कन्वर्ट करते हो वेजिटेबल घी में, राइट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वनस्पति घी या जो डालडा घी होता है, तो वो ऐसे ही बनता है वो ऑयल से ही बनता है और कुछ नहीं है। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा कोई हेल्दी चीज़ नहीं है। उसमें एक ऑयल को आपने कन्वर्ट करा है बेसिकली, उसकी हाइड्रोजनेशन करके, एडिशन रिएक्शन को करके इस चीज़ में, ठीक है। दिस इज डालडा, या आप कह सकते हो जो वनस्पति घी है, राइट। दैट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यहाँ पे रीड कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रिएक्शन होती है जब इसमें से आप हाइड्रोजन पास करवाते हो और निकल को यूज़ करते हो एज अ कैटलिस्ट, जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट ऐसी चीज़ें होती हैं बाय द वे जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगी, बट खुद वो डायरेक्टली तौर पे पार्टिसिपेट नहीं करती हैं रिएक्शन में। देखो यहाँ पे कहीं पे जुड़ा नहीं है निकल, जस्ट उसका काम इतना था रिएक्शन को स्पीड अप करना, ठीक है। और उसके बाद सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी आसान पार्ट है, ये भी कर लेना, इसको स्किप आपको नहीं करके चलना है, बहुत आसान है ये भी। देखो क्या है, बेसिकली CH4 है, इसको डायग्रामेटिकली सोचते हैं। देखो 4 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो इस तरह से, राइट, और क्लोरीन को आप इस तरह से इसमें से पास करवाओ, तो आपस में जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एक क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा देगी, है ना। 3 हाइड्रोजन वैसे ही लगा दो, देखो एक यहाँ पे Cl लग जाएगा, और हाइड्रोजन देखो फट के बाहर आ गया, और यहाँ का एक क्लोरीन बिकॉज यहाँ लग चुका है, तो एक क्लोरीन का एटम जो है वो यहाँ अटैच कर दो। यही तो पार्ट है, इतना सा पार्ट है इन द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन को मतलब हटा दिया एक तरह से, राइट। तो ये आसान पार्ट है, ये आपको कर सकते हो, एग्जाम में पूछा भी जाता है, राइट। उसके बाद आते हैं इथेनॉल, इथेनोइक एसिड। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपने लेवल के अकॉर्डिंगली, लर्निंग की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली देख लेना कि कितना पार्ट आप याद कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो, राइट। दोनों स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर मान लो दोनों में से एक चीज़ डिफिकल्ट लगती है, मान लो किसी बच्चे को इथेनॉल की जो रिएक्शंस हैं वो डिफिकल्ट लग रही हैं, तो इथेनोइक एसिड की याद कर लो। अगर इथेनोइक एसिड की ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही हैं तो इथेनॉल की याद कर लो। दोनों में से एटलीस्ट एक तो याद कर लो, अगर वो पूछी जाएगी वो तो आप एग्जाम में लिख सकते हो, राइट। खास तौर पे अगर मैं ईस्टरिफिकेशन की बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार पूछी जा चुकी है ये रिएक्शन, राइट। ईस्टर्स क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं, फ्रूटी स्मेल होती है इनकी, ठीक है। दैट्स वाई इनको परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको अगर कर सकते हो तो, राइट। एंड एट लास्ट ये आसान पार्ट है, सोप एंड डिटर्जेंट, राइट। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको याद आपने करना है कि साबुन कैसे काम करता है, कैसे ये डर्ट को इस तरह से घेर लेता है, एक मिसल्स को फॉर्म करता है और डर्ट के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके बाहर निकल जाता है। ये वाला पार्ट आसान है, क्वेश्चन बनता भी है, आपको याद कर लेना है इसका, ठीक है। एंड लास्ट में जैसे हार्डनेस ऑफ द वाटर वाला पार्ट है, थोड़ा सा हार्ड वाटर कौन सा होता है, जिसमें कैल्शियम या फिर लेट्स से मैग्नीशियम के कुछ आयंस डिजॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, साबुन उसमें काम नहीं करता, वो उसमें झाग नहीं बनाएगा अच्छे से। ऐसे वाटर को हार्ड वाटर बोला जाता है। सोप उसमें काम नहीं करता, बट डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में भी काम कर देते हैं, दिस यू मस्ट रिमेंबर, राइट। इसमें आपसे पूछी जा सकती है ये चीज़। जैसे यहाँ पे पूछा है कि क्या आप ये बता सकते हो कि वाटर हार्ड है डिटर्जेंट को यूज़ करके, द आंसर इज़ नो, बिकॉज ये तो हार्ड वाटर में भी झाग बनाएगा, ठीक है। साबुन को यूज़ करके आप बता सकते हो कि कौन सा वाटर हार्ड है कौन सा नहीं है,